अमेरिका द्वारा भारत में तख्ता पलट करके अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना, साउथ एशिया की हिंदू पॉपुलेशन को एथियस्ट बनाना और भारत की डेमोग्राफी को गिरा के हमारे देश को सिविल वॉर की स्थिति में झोंक देना, ये अमेरिका और उनकी डीप स्टेट के कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स है जो रिसेंटली ही नॉट सो सीक्रेट बन चुके हैं इस व्यक्ति के कारण। अमेरिका के 2024 इलेक्शन के बाद वहां सरकार बदल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन चुका है। पावर में आते ही ट्रंप का सबसे पहला मेन गोल यही होता है कि अपने आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स को वो बिल्कुल एक्सपोज कर दे और उनके द्वारा पास्ट में चलाए गए अमेरिकन डीप स्टेट के ऑपरेशंस को एक्सपोज कर दे। We will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus. इसी एक्सपोजे का निशाना यूएसएड नामक संगठन भी बना है। The USAID is really corrupt. It's incompetent and it's really corrupt. इस संगठन के माध्यम से अमेरिकन सरकार दुनिया भर में एड देने के बहाने भिन्न भिन्न देशों में इंटरफेयर करती है और अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है। ट्रंप की भाषा में कहे तो यूजलेस ग्लोबल लेफ्टिस्ट एजेंडास को फंड करती है और भिन्न भिन्न देशों की सरकारों तक को गिराती है। USAID run by radical lunatics and we're getting them out. इसके चलते अमेरिका की करंट सरकार द्वारा यूएसएड के हजारों वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है और यूएसएड के अधिकतम फंड्स को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिससे दुनिया भर में उनके ऑपरेशन रुक गए हैं। अमेरिका का एक सिंपल आइडिया है कि जौन सा देश सोशली और कल्चरली अधिक अमेरिका के जैसा होगा या अमेरिकन कल्चर से इंस्पिरेशन लेता होगा, उस देश को उतना ही इजीली अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, अमेरिका की एक कॉलोनी बनाया जा सकता है। इसी आइडिया के साथ अमेरिका भिन्न भिन्न देशों को टारगेट करता है जिन देशों में उन्हें ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। इंडिया भी ऐसा ही एक टारगेट है जिसको अमेरिका लंबे समय से इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है। इसके लिए वो भिन्न भिन्न ऑपरेशन चलाते हैं भिन्न भिन्न उनकी एजेंसीज द्वारा। पर आज हम उनकी केवल एक एजेंसी यूएसएड के बारे में बात करेंगे कि वो एजेंसी भारत में और साथ ही साथ साउथ एशिया में किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। USAID has already penetrated India through some Indian organizations, Indian outfits, some Indian journalists. सबसे पहले तो अपने भारत के ऑपरेशंस में वो $21 मिलियन लगाते हैं और बहाना बनाते हैं कि इन $21 मिलियन का हम प्रयोग कर रहे हैं भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। और ये बड़ा आयरॉनिक है क्योंकि भारत की तुलना में अमेरिका का वोटर टर्नआउट सदा कम रहता है। $18 million for helping India with its elections. Why the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Wouldn't that be nice? तो अपने स्वयं के देश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने की बजाय वो भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने में भला रुचि भी क्यों ले रहे हैं? इस केस में मुझे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ट्रंप ने स्वयं इंडिकेट कर दिया है कि उनकी सरकार करंट इंडियन गवर्नमेंट को हटा के नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहती थी और इस सब में वोटर टर्नआउट तो केवल एक बहाना था ताकि उनके गोल्स नोबल दिखे। इतनी तिकड़म आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा क्यों आने दिया? अमेरिका ने भारत में ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स को भी फंड करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में और भिन्न भिन्न सेक्टर्स में ये पहले से ही होता आ रहा है। इसी लॉन्ग लिस्ट में यूएसएड ने रिसेंटली हैदराबाद के एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक को फंड किया है। इसे इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक बताया जा रहा है, पर क्योंकि ट्रंप ने यूएसएड के फंड्स को फ्रीज कर दिया है तो इस क्लिनिक के भी फंड्स फ्रीज हो चुके हैं, इसलिए हैदराबाद का ये मित्र क्लिनिक अब बंद हो रहा है। और यदि तुम कंफ्यूज हो कि ये अच्छी चीज है बुरी चीज है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ट्रांसजेंडर शब्द के बारे में इंडियंस को जानबूझ के कंफ्यूज रखा जाता है। भारतीय लोग जब ट्रांसजेंडर शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे किन्नर समाज की बात हो रही है, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी हमारी जितनी ही बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, जैसे महिला पुरुष की है, हमारे एक्स क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम है। पर इस शब्द का अर्थ किन्नर नहीं होता है, उनके लिए इंटरसेक्स शब्द प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ट्रांस या ट्रांसजेंडर शब्द का अर्थ है वो लोग जो पुरुष हैं या महिला हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो कंफ्यूज हैं। कोई महिला है जो अपने आप को सोच रही है कि मैं तो एक पुरुष हूँ, पुरुष है जो अपने आप को सोच रहा है कि मैं तो एक महिला हूँ। ऐसे लोगों को और अधिक कंफ्यूज करना, उनकी कंफ्यूजन को और ज्यादा फैसिलिटेट करना, यही ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के पीछे का एक ग्रेटर एम्बिशन है। बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के पीछे आइडिया बिल्कुल सिंपल होता है कि उस देश की पॉपुलेशन के एक छोटे हिस्से को LGBTQ बना दिया जाए आर्टिफिशियली, ताकि उस देश की ओवरऑल डेमोग्राफी को गिरा दिया जाए, उनके बर्थ रेट को गिरा दिया जाए। LGBTQ पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट पहले से ही बहुत कम होता है, तो इनका आर्टिफिशियली एक देश में बढ़ने का अर्थ है कि उस देश की ओवरऑल डेमोग्राफी नीचे गिर रही है, उस देश का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम सिंपल लैंग्वेज में समझो। एक लड़का लड़की है, वो प्यार करते हैं, वो शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं क्योंकि वो दो जने हैं, लड़का और लड़की। एक समय पे उन्हें बूढ़े होकर मर जाना है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया है, वो दो बच्चे उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं। दो लोग एक जनरेशन से गए क्योंकि उन्होंने दो बच्चों को पहले से ही जन्म दे दिया था मरने से पहले, तो दो बच्चे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई, लेकिन लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दो बच्चों में से हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो जाए या बचपन में किसी बीमारी के कारण वो मर जाए या एक्सीडेंट हो जाए। तो उस सब को अकाउंट में लेते हुए टोटल फर्टिलिटी रेट तुम्हें 2.1 का चाहिए होता है। किसी भी पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए 1000 लोग
हैं वो 2.1 की दर से टोटल फर्टिलिटी रेट रख रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो उस पुरानी जनरेशन को अच्छे से रिप्लेस कर पाएंगे। पहले 1000 लोग थे तो अब नई पीढ़ी में भी 1000 लोग ही होंगे। पर इंडिया में इस समय अनेकों स्टेट्स पहले से ही हैं जहाँ पे 2.1 से नंबर नीचे गिर चुके हैं। ऊपर से भिन्न भिन्न रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स के टोटल फर्टिलिटी रेट अलग अलग होते हैं, यानी कि जिन स्टेट्स के भीतर इन रिलीजियस या सोशल ग्रुप्स के भीतर डेमोग्राफिक इंबैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता रहे, वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति भी आ जाती है एक समय पे जाके। इस सिविल वॉर में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को बिल्कुल समाप्त भी कर देता है, और ये तुमने देखा है कई इंडियन स्टेट्स में, जैसे कि कश्मीर का उदाहरण ले लो। तो भारत के भले के लिए डेमोग्राफिक बैलेंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफी गिरेगी, मैं गारंटी देता हूँ भारत नष्ट होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स अमेरिका द्वारा केवल भारत के भीतर फंड नहीं किए जा रहे, बल्कि भारत के नेबरहुड में भी फंड किए जा रहे हैं, ताकि इन सभी देशों को भविष्य में इंडिया के विरुद्ध प्रॉक्सीज के रूप में यूज किया जा सके, या फिर चाइना के विरुद्ध प्रॉक्सीज के रूप में यूज किया जा सके। इस रीजन की भिन्न भिन्न मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज तक को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, और एंड में कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। नेपाल में ही देख लो वो क्या कर रहे हैं। अमेरिकन सरकार ने 2021 में $5 लाख खर्च कर दिए थे साउथ एशिया में एथिज्म को फैलाने के लिए, और इस फंडिंग का अधिकतम हिस्सा केवल और केवल नेपाल में गया है। The department has spent $500,000 to advance atheism in Nepal. विशेष रूप से यहाँ नेपाल के भीतर काम करने वाले एनजीओस को यह इशारा दिया गया था कि तुम्हें लोगों को केवल एथियस्ट ही नहीं बनाना है, बल्कि एथियस्ट ग्रुप्स के पूरे नेटवर्क तैयार करने हैं, ताकि नास्तिकता को तेजी से नेपाल के भीतर फैलाया जा सके। जबकि अमेरिका के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो चीज ये कर रहे हैं वो इलीगल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अमेरिकन गवर्नमेंट किसी भी एक बिलीफ सिस्टम को, किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप्स को या फिर नॉन रिलीजियस ग्रुप्स को जिनका अपना खुद का बिलीफ सिस्टम हो, जैसे एथिज्म, वो इनमें से किसी भी बिलीफ सिस्टम को पर्टिकुलरली प्रमोट नहीं कर सकते या फेवर नहीं कर सकते। नेपाल के केस में वो केवल एक बिलीफ सिस्टम को प्रमोट ही नहीं कर रहे, बल्कि उनका मेन गोल ही ये है कि नेपाल की हिंदू हेरिटेज को बिल्कुल समाप्त कर देना और उसे रिप्लेस कर देना एथियस्ट बिलीफ सिस्टम से। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अमेरिका के यहाँ पे ये गोल्स है, ये सारी चीजें मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट की ही फॉरेन अफेयर्स कमेटी है जिसके चेयरमैन माइकल मकोल है। उन्होंने स्वयं एक पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी खुद की ही सरकार को एक्सपोज किया है, और उसी आर्टिकल से मैं तुम्हें चीजें पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने डिटेल में बताया है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार जो थी वो अपनी फेवरेट रिलीजियस आइडेंटिटी को फंड कर रही थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच हुए ईमेल एक्सचेंज से पता चलता है कि ऑफिशियल्स भी स्वयं कंफ्यूज थे और अपने हायर अप ऑफिशियल्स को बता रहे थे कि नेपाल को नास्तिकता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेपाल में एक मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है और वो एथियस्ट बनना चाहती ही नहीं। पर अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेपाल अपनी हिंदू हेरिटेज बिल्कुल छोड़ दे, अपनी रूट्स खत्म कर दे और चुपचाप एथियस्ट बन जाए, यानी कि अमेरिका की एक कॉलोनी बन जाए। तो लोअर ऑफिशियल्स के विरोध करने के बाद भी इन ऑपरेशंस को नेपाल के भीतर चालू रखा जाता है, और इन्हीं ऑफिशियल्स के इंटरनल ईमेल एक्सचेंज से हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिकन सरकार के अधिकारी एथिज्म को प्रमोट करने वाले अपने प्रोग्राम्स की प्रोग्रेस को देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे। इन प्रोग्राम्स में विशेष रूप से उन लोगों को जोड़ा गया था जो केवल एथियस्ट ही नहीं है, बल्कि पूरे पैशन के साथ एस्टेब्लिश रिलीजन यानी कि नेपाल के हिंदुइज्म से हेट करते हैं। इन लोगों को विशेष रूप से इस मूवमेंट का हिस्सा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ज्यादा लॉयल सोल्जर होंगे, ज्यादा पैशनेट होंगे, ये लोग ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, ये लोग नेपाल की हिंदू हेरिटेज को समाप्त होते हुए देखना चाहेंगे बड़ी खुशी से। यदि तुम सोच रहे हो कि ऐसे बड़े ऑपरेशन के लिए ये तो बहुत कम फंडिंग है, तो ध्यान रहे हम केवल यूएसएड की बात कर रहे हैं, हम CIA की या उनकी डीप स्टेट की बात नहीं कर रहे कि वो लोग नेपाल में क्या ऑपरेशन चला रहे हैं उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। और ऊपर से केवल अमेरिका ही नहीं, चाइना भी यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन चला रहा है। चाइना नेपाल की पॉपुलेशन को कम्युनिस्ट बनाना चाहता है, अमेरिका इस पॉपुलेशन को एथियस्ट बनाना चाहता है, और दोनों के गोल्स कई स्थानों पे ओवरलैप करते हैं। बांग्लादेश में भी लगभग $30 मिलियन दिए गए थे बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने के लिए, पर असल में सारा पैसा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगेंस्ट चल रही मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट को और ज्यादा उग्र बनाने के लिए दिया गया था। It is the deep state that has carried out the regime change operation in Bangladesh. 2024 में यही एग्जैक्ट मूवमेंट्स, यही प्रोटेस्ट जिनको अमेरिका पीछे से फंड कर रहा था, यही प्रोटेस्ट हिंसा का रूप ले लेते हैं और शेख हसीना की सरकार को बांग्लादेश में गिरा दिया जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है जो कि अभी की करंट यूनुस गवर्नमेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अपनी स्पीच में इशारा किया है कि बाइडेन ने अपने क्लोज फ्रेंड मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश सौंप दिया है। $29 million goes to strengthen the political landscape and help them out so that they can vote for a radical left communist in Bangladesh. You had to see who they supported. You wouldn't believe, yeah, you would believe it. लश्कर-ए-तोयबा पाकिस्तान का एक बड़ा आतंकवादी संगठन है जो भारत पे होने वाले सबसे बड़े टेरर अटैक जैसे कि 26/11 के लिए उत्तरदायी है। इस संगठन का हेड आतंकी हाफिज सईद है जो फिलाए इंसानियत नाम के एक और संगठन का फाउंडर भी है। ये फिलाए इंसानियत केवल एक फ्रंट है जिसे वो NGO के रूप में दिखाते हैं, लेकिन पीछे से टेरर एक्टिविटीज करते हैं। अमेरिकन सरकार भी जानती है कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है और उनके संगठन को स्वयं अमेरिका की सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। पर अमेरिका की यही सरकार USAID के माध्यम से हाफिज सईद के दूसरे करीबी संगठन को $1,10,000 की फंडिंग देती है।
है। जो सारी फंडिंग घूम फिर के लश्कर तोयबा के पास आ रही है, आतंकवादियों के पास आ रही है, और ये आतंकवादियों का मेन गोल केवल एक ही है कि हमें अपने मेन लॉन्ग टर्म गोल यानी कि गजवाए हिंद को पूरा करना है, भारत पे विजय प्राप्त करनी है। अमेरिका यहाँ पे डायरेक्टली आतंकवादी संगठनों को फंड इसलिए कर रहा है ताकि भारत को लॉन्ग टर्म में कमजोर रखा जा सके, हर समय भारत के ऊपर टेरर अटैक होते रहे। 2021 में तालिबान ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से भगा दिया था और पूरे देश को स्वयं कंट्रोल कर लिया था। तो अमेरिकन सरकार क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अपनी अफगानिस्तान से खो चुकी थी, तो अब वो इनडायरेक्ट मींस का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यूएसएड। केवल 2023 में ही यूएसएड ने $1.3 बिलियन खर्च कर दिए हैं अफगानिस्तान में। यूएसएड ने श्रीलंका के भीतर $7.9 मिलियन खर्च किए हैं नॉन बाइनरी जेंडर लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के लिए। भला इस सब का अर्थ भी क्या है? यदि तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो अमेरिका की सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का ये पार्ट है, जहाँ पे वो टारगेट कंट्री को अपने जैसा बनाने का ट्राई करते हैं। यूएसएड यहाँ LGBTQ मूवमेंट्स को प्रमोट कर रहा है, करेक्ट जेंडर प्रोनाउंस की ट्रेनिंग दे रहा है श्रीलंकन लोगों को, ताकि श्रीलंका के लोगों की थिंकिंग को अमेरिकनाइज किया जा सके। करंटली यदि श्रीलंका की पॉपुलेशन सोचती हो कि केवल 2 ही जेंडर होते हैं, तो उनकी सोसाइटी में जेंडर फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सके और बढ़ते टाइम के साथ इस पॉपुलेशन का टॉलरेंस अधिक बढ़ सके जेंडर फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स की ओर। और ये श्रीलंकन लोग सोचने लगे, ओ भाई 2 जेंडर नहीं होते, 10-20 होते होंगे, 70 होते होंगे, अनगिनत होते होंगे। और इन सभी जेंडर्स को रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल लैंग्वेज सीखनी होगी जिसमें करेक्ट जेंडर प्रोनाउन तुम यूज कर सको भिन्न भिन्न जेंडर्स के लिए। और यही है नॉन बाइनरी जेंडर्ड लैंग्वेज, जिसकी ट्रेनिंग श्रीलंका में दी जा रही है अमेरिका द्वारा। केवल कल्पना में ही मान लो कि अमेरिका द्वारा फंड किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इंडिया के सराउंडिंग में एक कम्युनिस्ट या फिर कम से कम अपनी खुद की हिंदू हेरिटेज को नष्ट कर चुका एक एथियस्ट नेपाल होगा। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट द्वारा रूल किए जा रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान होंगे। डेप ट्रैप में फंसा श्रीलंका होगा, जिसे अमेरिकन बेस्ड मनी लैंडर के द्वारा पैसे लेने होंगे, तो उन्हें अपनी ही श्रीलंकन पॉपुलेशन को जेंडर फ्लूइड बनाना होगा आर्टिफिशियली। इस काल्पनिक भविष्य में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के भीतर ही इंडिया स्वयं अपने ही नेबरहुड में आइसोलेट हो जाएगा, एलियनेट हो जाएगा। अभी से ही नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं हैं, और श्रीलंका भी इंडिया के फेवर में अभी रिसेंटली इसलिए हुआ है क्योंकि उस पर कर्जों का बोझ आ गया है। उस बोझ से पहले श्रीलंका भी अपने टाई स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ था पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। संभवतः मैं अपने आकलन में थोड़ा सा कठोर हूँ, लेकिन मेरा मेन पॉइंट यही है कि इंडिया स्वयं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपनी इन्फ्लुएंस खो रहा है।